संविधान का हम कौन सा भाग पढ़े थे? भाग 3 पढ़े थे। पिछले क्लास में, संविधान के पिछले क्लास में हमने भाग 3 देखा जिसमें था मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया था। सबसे पहले संविधान का मांग 1895 में किया गया था और जब संविधान सभा बना तो मौलिक अधिकार समिति बनी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और फिर जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को क्या किया गया? शामिल किया गया, जो कि अनुच्छेद नंबर 12 से कहां तक है? 35 तक, जिसमें से हमने अनुच्छेद नंबर 12 समझ लिया था जिसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद नंबर 13 समझ लिया था जिसमें था मूल अधिकारों से असंगत विधियों का न्यायिक समीक्षा, है ना, कि हम अपने मौलिक अधिकार का क्या कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में था, वो सारा चीज हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं ना। मूल संविधान में टोटल कितना अधिकार दिया गया था? 7। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हमने कौन सा पढ़ लिया है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद नंबर 15 में सामाजिक समानता। अनुच्छेद नंबर 16 में लोक अभियोजनों के अवसरों में समानता। अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद नंबर 18 में था उपाधियों का अंत। ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 17। अब इससे आगे आज बात करते हैं कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर कहां तक बताया गया है? 22 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 19 में ही है स्वतंत्रता का अधिकार कि हमको क्या क्या स्वतंत्रता है, भारतीय जनता को क्या क्या स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है, उसको बताया गया है किसमें? अनुच्छेद नंबर 19 में। अनुच्छेद नंबर 19 में, ठीक है। तो इस अनुच्छेद नंबर 19 के का, खा, गा, घा, उसके बाद अंगा, फिर चा और छा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया। हाँ, 1 2 3 4 भी पढ़ सकते हो, ABCD भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। अब भाई इंग्लिश में संविधान लिखेगा तो वो 19A 19B ऐसा लिखेगा और हिंदी में लिखे तो का, खा, गा, घा ऐसा लिखेगा, जैसा आपको सहूलियत हो वैसा पढ़ना। और बाद में पेपर में जैसे मान लो आप 1 2 पढ़े हो, आपने क्या पढ़ा है? 1 2, और ऑप्शन आ गया है कैसे? आप तो 1 2 3 ऐसा पढ़े हो ना, 19 1 19 2 ऐसा करके, और ऑप्शन में का, खा, गा है तो मिला लेना। एक मतलब का, खबी मत, 2 मत खा, ऐसे गलत नहीं हो। आपको याद होना चाहिए, जैसे भी याद हो बाद में क्या कर लेना? मिला लेना, ठीक है। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमको क्या क्या स्वतंत्रता है? तो पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, ठीक है, निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और साथ ही है यहां पर व्यापार की स्वतंत्रता। याद हो गया होगा? नहीं हुआ रे? एकदम देखो कैसे याद करने, एक नंबर आइडिया याद करने का। कैसे? 19 अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या क्या स्वतंत्रता का अधिकार है? 7 स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कैसे याद करेंगे? एकदम इजी। आज अभी जाओगे उसके बाद आपको पूरा भारत के संविधान में क्या क्या स्वतंत्रता मिला है आपको जब मन करेगा तब बता दो। कैसे? जब मैं स्टार्ट किया अपना कोचिंग तो सबसे पहले मैं बोलना चालू किया, है ना, बोला लोगों को, मतलब मेरे ऑफिस में बोलना चालू किया तो सर लोग बोले और मेरे दोस्त लोग बोले कि क्या करते हैं, अच्छा बोलता है तू, है नहीं, अच्छा बोलता है। तो 4-5 लोग बैठ गए, 4-5 लोग क्या हो गए? बैठ गए, है ना। मेरे दोस्त लोग थे, मेरे सर लोग थे, बैठ गए कि आप अच्छा पढ़ा बताता है और अच्छा बता ऐसे करके। तो मैं उनको क्या करने लगा? बताने लगा। अब बता रहा था तो लेना बने रोज रोज बता तो क्या कर लेना मन, हाँ कोचिंग खोल लेना,
क्या करे ना मना, कोचिंग खोल। पहले मैं बोलता था इसी कि भारत का राष्ट्रपति ये है, प्रधानमंत्री ये है, राष्ट्रपति का ये पावर है ना, तो उन लोग को क्या लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बताता है, तो बैठ गया मैंने पूरा लेना बता इसे करके, तो बैठ के उनको क्या करने लगा, बताने लगा। अब बताने के बाद उनको इतना मजा आया कि लेन भाई पूरा पढ़ रहा डर, क्या खोल ले, कोचिंग खोल ले। अब कोचिंग खोले बिकट जन हो गए, अब बोर लगी से एक दिन, तो चलना सर टूर जा वैसे की, तो टूर गए ना मन, कहाँ गए रहे, टूर गए, कहानी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, कहाँ गए ना मन, हाँ टूर गए। अब टूर गए तो मोर एक जन दोस्त लोग वहाँ जगह बड़ा पसंद आ गए, है नहीं कि मैं इंचे रहूँ यार ऐसे के तो ले भैया तो इंचे रहा ऐसे कर कोल छोड़ के आ गए हमन वापस। अब वो रीना है तो रही तो कैसे इसने जगह में थोड़े रही, बोला का खरीदे लगी, जमीन खरीदे लगी नहीं भाई, रहे बर जमीन खरीदी, तो जमीन ला खरीदे बर क्या करे लगी, पैसा व्यापार चलाने लगी। बस यही कहानी है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। हो गया कि नहीं हो गया याद। पहले क्या किया मैं, बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 4-5 लोग बैठ के सुने मेरे को, मतलब क्या हो गया, सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन से क्या बना लिए हम लोग, कोचिंग बना लिए, मतलब संघ बना लिए। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, घूमने गए कि नहीं गए, है ना, घूमने गए, टूर में गए, तो वो क्या हो गया, विचरण या संचरण की स्वतंत्रता। मेरे दोस्त को वहां का जगह क्या हो गया, पसंद आ, वो वहीं रहूंगा बोला तो जा रहा है वही, तो क्या है, निवास की स्वतंत्रता। अब निवास करेगा तो प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, तो संपत्ति की स्वतंत्रता, और संपत्ति खरीदना है तो वहीं पे उसने क्या कर दिया, व्यापार चालू हो गया। भैया याद, अब ये भारी टेंशन अते कने सर 60 ठन कैसे याद करना है, एक लाइन में याद है नहीं। तो क्या क्या स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, संघ, सम्मेलन, तो सम्मेलन में मतलब चाकू छुरा धर के नहीं आना है, सशस्त्र विहीन सम्मेलन, क्या लिखना है, सशस्त्र विहीन सम्मेलन, है नहीं, सर बुला है बैठा कैसे की के मस्त चाकू छुरा ऐसे धर के नहीं आना है भैया। सम्मेलन करना है तो आपको कौन सा, सशस्त्र विहीन, कोई हथियार लेके नहीं है सम्मेलन आप कर सकते हो, आपका अधिकार है। इसीलिए कभी भी बैठ के गप मारते रहते हो तो क्योंकि आपको सम्मेलन करने का क्या है, अधिकार। उसके बाद देखो आप कोई भी क्या बना सकते हो, संघ बना सकते हो। इसीलिए देखना कोई भी क्या बना लेता है, संघ बना लेता है, समूह बना लेता है, तो आपको संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद आप कहीं भी घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो, है नहीं, मस्त पिकनिक बनाने गए, मनाली, कुल्लू, जगन्नाथ, धार्मिक लोग जो है सब मंदिरों का क्या करते हो, घूमने जाते हो, तो आपको विचरण की स्वतंत्रता। और जहां मन करे वहीं पर रह जाते हो, वहीं पे जमीन खरीद के वहीं पे क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो, तो आपको निवास की क्या है, स्वतंत्रता है। और कहीं भी आप क्या कर सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, संपत्ति का क्या है, अधिकार है। और व्यापार व्यवसाय करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। तो याद हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 20 दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 20 दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, इसका मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसको कोई दोष लग गया, तो दोष कब लगेगा, जब तक जिस समय जो कानून चल रहा है उसमें से किसी कानून का उल्लंघन ना हो तब तक वो दोषी नहीं है। क्लियर है। जैसे मान लो अभी ये है कि 3 बत्ती जलता है उस सिग्नल में जी, रेड वाला, ग्रीन वाला और कभी कभी येलो वाला, तो रेड वाला जल रहा है तो उसको क्रॉस करोगे तो क्या है, उल्लंघन है नहीं। अब आज तुम उसको क्रॉस नहीं किए हो, खड़ा हो गए, है नहीं। हरा बत्ती जलता है तब क्या करते हो, क्रॉस कर। और कल मैंने नियम बना दिया कि जो हरा बत्ती जलेगा तब क्रॉस नहीं करना है, हरा बत्ती जलेगा तब क्रॉस। लेकिन तुमने क्या किया था, कल हरा बत्ती जला था तब क्रॉस किया था, तो तुमने कानून का उल्लंघन किया था क्या, नहीं। जिस दिन जो कानून है उसका अगर उल्लंघन करते हो तब आप क्या कहलाओगे, दोषी कहलाओगे। ठीक है। अपराध के समय जब आपने अपराध किया उसके समय जो कानून है उसी के तहत आपको क्या होगा, सजा होगी। जैसे मैंने मान लो 2000, मैं नहीं भैया, कोई व्यक्ति 2000 में क्या किया, मर्डर किया। 2000 में क्या किया, मर्डर। मैं थोड़ी मर्डर करूंगा, नहीं। सन 2000 में कोई व्यक्ति क्या किया, मर्डर किया, लेकिन उसका सबूत और केस तो जानते हो लंबा चलता है ना। जब वो मर्डर किया तब मर्डर करने, हत्या करने का सजा था 5 साल। अब उसका केस चल रहा है, इधर संविधान में संशोधन हो गया 2005 में कि अब जो हत्या करेगा उसका सजा 10 साल। उसका सजा कितना, 10 साल। हत्या कब किया वो,
2000। अब उसका केस चल ही रहा है। अब इधर संविधान में क्या हो गया, बदलाव आ गया कि अब जो हत्या करेगा उसका सजा कितना, अब उसको सिद्ध हो गया 2006 में, 1 साल बाद, 1 साल मतलब 2006 में क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि वही व्यक्ति क्या किया है, मर्डर किया। तब उसको 5 साल का सजा होगा कि 10 साल का, 5 साल का, क्योंकि अपराध किया था तब सजा कितने का था, 5 साल का था। तो जो अपराध जिस समय किया जाता है उसी के समय के कानून के हिसाब से उसको क्या मिलता है, सजा मिलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया लाइन? ठीक है, एक बार अपराध हुआ है तो उसके लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक बार अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। एक बार चोरी करे तो 6 महीना, फिर दूसरा चोरी करवे फिर 6 महीना, ऐसा क्लियर है? नहीं तो बार बार चोरी में 6 महीना काट के आगे सर, इसे नहीं। एक अपराध के लिए क्या मिलेगा, एक बार सजा मिलेगा। और वैसा नहीं है एक बार चोरी करके पकड़ा के 6 महीना काट के आगे, है नहीं, तो जब फिर 6 महीना तही चोरी हर ऐसे करके उसको नहीं भेज सकते। एक बार अपराध किया है वो 6 महीना काट के आ गया बेचारा, है नहीं, तो उसका हो गया फिटूस, है ना। तो एक अपराध के लिए क्या मिलेगा, एक बार क्या मिलेगा, सजा है। वो तो अपराध है ना, तो उस वो एक बार अपराध किया है ना, वो एक बार अपराध किया उसके बाद पकड़ा गया, तो उसके बाद जो सजा सुनाया जाएगा वही है। आप चाहे कितने बार भी चोरी कर लो, पकड़ा गए, सारे चोरी का इल्जाम आपके ऊपर लग गया, अब एक बार, वो एक ही बार अपराध सिद्ध हुआ ना भाई, सारे चोरी का अपराध क्या हुआ, एक बार। आपने जितना गुनाह किया है उसका सबका एक ही बार सिद्ध हुआ और उसको एक बार सजा दिया। अब उसका फिटूस है ना, नहीं ते 2002 में चोरी कर रहे थे कर सजा 6 महीना, 2004 में चोरी कर रहे थे, ऐसा नहीं। एक बार पूरा अपराध क्या हो गया, सिद्ध हुआ, उसको एक बार सजा सुना दिया गया, अब वो उसका फिटूस, है ना। तो एक अपराध के लिए क्या मिलेगा, एक बार सजा मिलेगा। स्वयं को खुद के लिए गवाही के लिए बाध्य नहीं किया, मतलब ते अपन गुनाह कबूल कर, ऐसे करके तुमको बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर है? और आप लोग को पता है कि नहीं पता रे, पुलिस जैसे आपको किसी को पकड़ता है, आप लोग को नहीं, किसी को पकड़ के ले जाता है, अब उसके बाद ना वहां पुलिस वाला बोलता है चोरी करते नहीं करे, डर के मारे हाँ वैसे की देते, एकदम सही चीज। हाँ गे तो ऐसे लगते हो। चलो चलो छोड़ो। जैसे आपको या किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस थाना में आपने जो बयान दिया वो बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। मैंने जैसे एकदम सही, जिन लोग जानते हैं ना कानून, बार बार जाता तो जाता है, और पुलिस पकड़ते हैं चोरी करे, हाउ सर मैं चोरी कर रहा हूँ, चुपचाप मान लेते हैं। ते मर्डर करे, हाउ सर मैं मर्डर करे, और चुपचाप, हम पुलिस नहीं मारे बोला। अब ओकर बाद पुलिस और कहाँ लेते थे, थाना मैं नहीं कर रहे हूँ साहब, दरोगा मुझे जबरदस्ती बोलवा है। खुद का गवाही स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए कई अपराधी ऐसे होते हैं जो थाना में क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, मार खाली नहीं लगे ऐसे कर, और उसके बाद जाके कोर्ट में क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। दृश्यम 2 मूवी देखे हो? दृश्यम 2 देखे हो नहीं? वहां अजय देवगन पूरा कबूल कर लेता है, हाउ महिच मारे हुए से कर, और उसके बाद कोर्ट में जाता है और मुकर जाता है, ये हमारा मेरे जबरदस्ती बोलवाया करके, है ना। तो कोर्ट जो है, थाने में दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। क्लियर है? चलो, तो हमने अनुच्छेद नंबर 20 जिसमें लिखा है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, इसमें 4 बातें याद रखना। पहला चीज क्या है कि जिस समय जो कानून चल रहा है उसका उल्लंघन नहीं करोगे तब तक दोष नहीं है। जब दोष लग गया है ना, तो दोष लग गया है तो उस अपराध जिस समय हुआ है उसी के समय के कानून के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ये था अनुच्छेद नंबर 20। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है कि जैसे राज्य जो है किसी भी व्यक्ति का प्राण और शरीर को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कर सकता है, ठेस नहीं पहुंचा सकता है। जैसे कानून में मान लो कोई हत्या किया, चोरी किया, तो कानून ये कहता है कि सिर्फ उसको पकड़ के क्या करना है, जेल में बंद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ते चोरी करे इसकी फड़ाफड़ मार दे, वो कानून के क्या है, विरुद्ध है। तो इसी में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और शरीर का जो रक्षा है
वो कानून की प्रक्रिया में रहकर ही करना है। तो राज्य बोला है, तो राज्य बोला है मतलब जितने भी सरकारी संस्था है, केंद्र सरकार है, इसका ये कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति का अगर दोष हो जाता है तो कानून के तहत ही उसके प्राण और शरीर को हानि पहुंचा सकता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्लियर है? मान लो कोई व्यक्ति चोरी करके पकड़ा गया तहसील ऑफिस में जी, तो तहसीलदार ये नहीं है कि वहीं पे फांसी लटका देगा, है पावर में है करके, तो वो नहीं है। कानून ये कहता है कि अगर चोरी हुआ है तो चुपचाप उसको कहां बंद कर दो, थाने में बंद कर दो, है कि नहीं, बस इतना। उसके अतिरिक्त आप उसके प्राण एवं शरीर का अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलता है कौन सा, अनुच्छेद नंबर 21। और इसी के तहत आपके ऊपर भी है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है तो आप जो है अपने शरीर को नहीं मिटा सकते, यानी आत्महत्या नहीं कर सकते। इसी कानून के तहत आत्महत्या भी क्या है, गैर कानूनी है। आप अपने शरीर को क्या कर रहे हो, मिटा रहे हो। ऐसा कोई कानून है कि आपने शरीर को मिटाना है, नहीं है, तो आप कानून के विरुद्ध जाकर अपने शरीर को मिटा रहे हो, इसलिए आत्महत्या भाई क्या है, अपराध है इसी अनुच्छेद के तहत। क्लियर है? इसी अनुच्छेद के तहत आपको एकांत में रहने की स्वतंत्रता है, इसी के तहत आपको शुद्ध वातावरण पाने की स्वतंत्रता है, और इसी के तहत आपको जब कोई व्यक्ति जो है कहां चले जाता है, अपराध के बाद जेल में चले जाता है ना, या ऐसी व्यक्ति को अपने मित्रों से, अपने कुटुंब से मिलने जुलने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। क्लियर है? तो इसी अनुच्छेद के तहत, साथ ही साथ इसी अनुच्छेद के तहत आपको विदेश जाने की भी स्वतंत्रता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद के तहत है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 21। ये थोड़ा टॉपिक से हट के हो जाता है। क्या बोल रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है ना, तो कानून के दायरे में ही रहकर उसके प्राण और शरीर का क्या करना है, संरक्षण कर, उसके अतिरिक्त हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है। ठीक है? साथ ही जो है एकांत में रहने का और साथ ही शुद्ध वातावरण पाने का अधिकार है। ठीक है? यदि कोई व्यक्ति जो है अपने मित्र से, अपने कुटुंब से मिलना चाहता है तो उसकी भी क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है। लेकिन विदेश जाने की स्वतंत्रता थोड़ा उल्टा हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि विदेश जाने की स्वतंत्रता भी हमको किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 21। अब 21 के बाद क्या पढ़ते थे, 22। अनुच्छेद के नंबर 21 के बाद क्या आएगा, 22। लेकिन 86 संविधान संशोधन 2002, 86 संविधान संशोधन 2002, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 21 का, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ठीक है, मौलिक अधिकार में पहले नहीं था। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक शिक्षा का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में शामिल नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब? सन 2002 में। कब जोड़ा गया? सन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन करके? 86 नंबर का संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। कितने वर्ष के बच्चे को? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। ऐसा दे दिए थे जी, ऐसा अधिकार दे दिया, लेकिन अधिकार दिए हैं तो वो भी फॉलो नहीं होता है। जाता था क्या कोई बच्चा? नहीं। तो इसी के लिए कानून बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है। और वो कानून आया 1 अप्रैल सन 2010 को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ध्यान से पढ़ना, शिक्षा का अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया? सन 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब जोड़ लाया गया? सन 2010 में। क्लियर है? तो 21 के बाद 22 पढ़ना था, लेकिन बीच में क्या गया? 21 का किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया? सन 2000 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? 86 संविधान संशोधन करके। और इसके लिए अधिनियम कब लाया गया? सन 2010, 1 अप्रैल सन 2010 में। क्लियर है? अब है अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, और इसी में है निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून।
ठीक हो। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आता है तो आपको ये पूछने का हक है कि काबर गिरफ्तार करता है कि नहीं है भाई। गिरफ्तार करने आएगा तो हिरासत का या गिरफ्तार करने का आपको कारण पूछने का, और उसको कारण क्या होगा बताना पड़ेगा। ऐसा हर व्यक्ति को क्या है अधिकार। अच्छा, ये जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं ये मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं वो किनको मिला है? भारत के व्यक्ति को, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में रहने वाले हर अगर विदेशी व्यक्ति यहाँ घूमने आया है तो पुलिस उसको क्या कर लेगा? पकड़ के ले जाएगा। अभी मैच खेलने आया था बांग्लादेश का आदमी, तो उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं पुलिस। ऐसा हो सकता था क्या? नहीं। अगर वो गिरफ्तार करके ले भी जाएगा तो उसको भी बताने और पूछने का अधिकार है कि ते बोल काबर गिरफ्तार करते है नहीं। छत्तीसगढ़ी बांग्लादेशी आदमी छत्तीसगढ़ी बोलेगा तो ऐसी बोलेगा नहीं, काबर गिरफ्तार कर है ना। तो हर व्यक्ति को क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को प्राप्त है क्या? मौलिक अधिकार। क्लियर है? चलो, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में कहा गया कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कारण पूछने और उनको कारण बनाने का क्या है? अधिकार। गिरफ्तार करके ले गया पुलिस जो है, व्यक्ति को क्या करके ले गया? गिरफ्तार करके ले गया। तो आने और जाने के समय को छोड़कर, आने और जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दंड अधिकारी के पास, जो न्यायाधीश है उसके पास क्या करना रहता है? प्रस्तुत करना रहता है। समझ में आया? भला होकर घर में जाकर है, लेकिन क्या करना है? 24 घंटे के अंदर उसको, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको दंड अधिकारी यानी न्यायालय में क्या करना है? प्रस्तुत करना है। क्लियर है? न्यायालय में ही जाना जरूरी नहीं है, उसके घर जाके उस अधिकारी के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। दंड अधिकारी जो रहता है, जो न्यायाधीश है, जो जितने भी दंड है उसका क्या करता है? जितने भी अपराध उसको दंड देने का अधिकार जिसके पास रहता है, उसके पास प्रस्तुत करना रहता है कि ये फला व्यक्ति है, इसको फलाना अपराध के लिए मैं क्या किया हूं? पकड़ के लाया हूं। इसका क्या करना है? इसको जमानत देना है कि रिमांड में रखना है, कैसे करना है? तो वो फिर अधिकारी, दंड अधिकारी रहता है, वो बताता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर क्या करना रहता है? दंड अधिकारी के पास प्रस्तुत करना रहता है। क्लियर है? अब जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, वो अपने हिसाब से क्या लगा सकता है? वकील लगा है। तो गिरफ्तार करे चोरी करके चुपचाप रहाई से करके नहीं, उसको अपना वकील लगाने का क्या है? अधिकार है। उसको अपना मनपसंद वकील रखने का क्या है? अधिकार है। क्लियर है? तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में आपको कितना चीज मिलेगा? 3 चीज। पहला, गिरफ्तारी का क्या पूछना पड़ेगा? कारण। गिरफ्तार हो गए तो क्या हो गया? 24 घंटे के अंदर में क्या करना? न्यायालय के दंड अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका अपराध हुआ है या आपको नहीं छोड़ा जा रहा है तो आपको अपना मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार। तो लोग अपने अपराध को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वकील रखते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 22। लेकिन ये फैसिलिटी जो है शत्रु देश के नागरिक को और साथ ही निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जो फैसिलिटी बता रहा हूं ना कि गिरफ्तार करने के कारण पूछना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा और वकील रखने का क्या है? अधिकार है। ये सबको मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? शत्रु देश के नागरिक को। किसको? शत्रु देश के नागरिक को। वाह, जिसके साथ भारत का युद्ध हो रहा है, अब वहां का सैनिक पकड़ा गया तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि अपन वकील रख, ऐसे कसाब आया था उसका वकील रखे थे क्या? है ना? तो उसको वकील रखने का अधिकार नहीं है। और दूसरा क्या बोला? निवारक निरोध कानून। ऐसा कानून जिसमें अपराध होने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर रैली होने वाला है ना? पिक्चरों देखो नहीं, नेता लोग, अच्छा नेता जो है पूरा क्या करना रहता है? रैली निकालता है जी। तो गुंडा धमकी देता नहीं, ते रैली निकाल बे बेटा तो उठा लू ऐसे कर। ऐसा तो अपराध होने से पहले पुलिस उस गुंडे को क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो किस कानून के तहत पकड़ता है? निवारक निरोध कानून। किसके तहत पकड़ता है? निवारक निरोध कानून। कि अपराध होने से पहले, अपराध ना हो उसके शंका में उसको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी को बोलते हैं कौन सा? निवारक निरोध कानून। ठीक है? निवारक निरोध कानून। और जो निवारक निरोध कानून है उसमें वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये सब फैसिलिटी जो है प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? देखो, निवारक निरोध कानून जो है ये समवर्ती सूची का विषय है।
समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इस कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो अधिकतम उसको गिरफ्तारी की अवधि कितना होता है, 3 माह होता है। अधिकतम कितना माह होता है, 3 माह होता है। 3 माह के बाद फिर परमिशन लेके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है ना, तो 3 माह होता है। और भारत में ऐसे बहुत सारे निवारक निरोध कानून जो है समय समय पर किसके द्वारा लाया गया, संसद के द्वारा लाया गया था। तो सबसे पहले निवारक निरोध कानून आया था 1950 में, जिसको 1971 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। सबसे पहला निवारक निरोध कानून कब आया था, 1950 में, जिसको 1971 में बंद कर दिया गया। इसमें गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि कितना था, 1 वर्ष था। क्लियर है, इसको 71 में बंद कर दिया गया। तो 71 में लाया गया मीसा। 71 में क्या लाया गया, मीसा, है ना। मीसा कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता था तो उसको अधिकतम 21 वर्ष तक रखा जाता था, अधिकतम 21 माह तक। कितने माह तक, 21 माह तक रखा जाता था। मीसा कानून जो है कब आया था, 1971। बुक में मिस्टेक है, MISS लिखा है, MISA है, ठीक है। मीसा कानून था और ये 1978 में बंद हो गया। 1978 में क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद आया था टाडा, नाम सुने होंगे, टाडा कानून ऐसे करके। तो टाडा कानून आया था 1986 में। कब आया था, 1986 में आया था और इसको 1995 में बंद कर दिया गया। 1986 में आया था और 1995 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। जिसको टाडा मतलब वो आतंकवादी से संबंधित है या तुम आतंकवादी हो, ऐसे करके क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था टाडा कानून के तहत। और उसको फिर 180 दिन तक बंद, कहाँ है कैसा है कुछ पता नहीं, 180 दिन तक उसको क्या कर दिया जाता था, बंद। तो इसमें अधिकतम गिरफ्तारी की अवधि कितना है, 180 दिन। तो इस टाडा को बंद कर दिया गया कब, 1995 में। और सन 2000 में आया था पोडा कानून। सन 2000 में पोडा कानून आया था, जिसको 2004 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इसमें अधिकतम था 1 वर्ष। इसमें अधिकतम कितना वर्ष था, 1 वर्ष था गिरफ्तारी की अवधि। और अभी जो चल रहा है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया है। ये अभी भी जारी है। इसके तहत क्या किया जा सकता है, जिसको लगे कि राष्ट्र की सुरक्षा में तुम बाधा पहुंचाने वाले हो तो अपराध होने से पहले ही इस NSA कानून के तहत आपको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये था अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कितने प्रकार का स्वतंत्रता, 7 प्रकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता और साथ ही है कौन सा, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 20 क्या था, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। तो जिस समय जो कानून चल रहा है उसका उल्लंघन नहीं होगा तब तक अपराध नहीं होगा। जो अपराध है जिस समय हुआ है उसी के समय के कानून के हिसाब से सजा होगा, है ना। एक अपराध के लिए एक बार सजा होगा और साथ ही स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद नंबर 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जो कानून है उसी के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति के प्राण और शरीर का क्या किया जाएगा, हानि किया, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी उसको नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। ठीक है। साथ ही उस व्यक्ति को एकांत रहने का, है ना, उस व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण पाने का और साथ ही उस व्यक्ति को अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों से मिलने का भी क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। और यही अनुच्छेद नंबर 21 हमको क्या देता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता देता है। और इसी बीच अनुच्छेद नंबर 21 का जोड़ा गया सन 2000 में। कौन सा संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन, जिसके तहत बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का क्या है, अधिकार है। और इसके लिए कानून लाया गया, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध कानून, कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कारण बताना होता है और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर उसको दंड अधिकारी के पास क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। और साथ ही उस व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील रखने, सलाहकार रखने का क्या होता है, अधिकार होता है। यह फैसिलिटी 2 लोगों को नहीं मिलता है, एक शत्रु देश के नागरिक को और दूसरा निवारक निरोध कानून से
गिरफ्तार व्यक्ति को। तो निवारक निरोध कानून क्या होता है कि अपराध होने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस कानून के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वही क्या कहलाता है, निवारक निरोध कानून। इसमें अधिकतम कितने वर्ष के लिए, कितने माह के लिए, 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और संसद जो है समय समय पर इस निवारक निरोध के लिए क्या बना रही है, कानून बना रही है। पहला आया था कौन सा, निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1971 में बन। उसके बाद आया था मिसा 1971 से 1978, टाडा आया था 1986 से 1995, पोडा आया था 2002 से 2004 और अभी चल रहा है कौन सा, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 23 बलात् श्रम, बाल श्रम नहीं, बलात् श्रम व महिला शोषण, महिला शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात् श्रम व महिला शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये क्या होता है, महिला शोषण तो समझ में आ रहा होगा, महिला शोषण समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं के साथ जो मौलिक अधिकार है उसका हनन करके उनको रखा जाता है, वो क्या कहलाता है, महिला शोषण। घरेलू हिंसा को भी इसमें शामिल किया गया है 2005 में, घरेलू हिंसा को भी क्या कर दिया है, शामिल। यदि कोई पति अपने पत्नी को एक तमाचा मार देता है नहीं, तो वो भी किस में आता है, महिला शोषण में आता है, है ना। घरेलू हिंसा को भी इसी में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही लिखा है क्या, बलात् श्रम। तो पहले देखो क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे राजा रहे चाहे अंग्रेज लोग रहे, बिना उसकी मर्जी के, बिना रोजी रोटी दे दबा के काम कराते थे कि नहीं कराते। तुम नहीं देखे हो, पिक्चर में देखे हुए काट है कि नहीं, कहाँ देख डरू तुम, अभी बंद हो गए है कि नहीं है। तो फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे वो केजीएफ मूवी आया था नहीं रे, है नहीं, केजीएफ में क्या था, गरुड़ा है कि नहीं, वो पूरा लोगों को बंदी बना के जबरदस्ती कोयला खदान निकलवाता है नहीं, वही क्या है, ब्लास्ट, वही क्या है, ब्लास्ट। तो वैसा नहीं किया जाएगा, उसका क्या है, प्रतिबंध है ना। महिला शोषण, इसको प्रतिबंध लिखो, ब्लास्ट श्रम व महिला शोषण पे प्रतिबंध। इस कानून के तहत अनुच्छेद नंबर 23 के तहत जो है बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से काम कराना, और महिला शोषण पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। और घरेलू हिंसा को इसमें कब शामिल किया गया, सन 2000। अनुच्छेद नंबर 24 में है बाल श्रम। अनुच्छेद नंबर 24 में क्या है, बाल श्रम। अनुच्छेद नंबर 24 में क्या है, बाल श्रम। कि अनुच्छेद नंबर 24 ये बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि किसी खतरनाक जगह में काम करता है या कहीं भी काम करता है तो उसको क्या माना जाएगा, बाल श्रम माना जाएगा, और वो क्या होगा, गैर कानूनी होगा, अपराध होगा। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसको आधिकारिक तौर पे लागू करने के लिए, इसको प्रैक्टिकली लाने के लिए कानून लाया गया, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। क्या लाया गया, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम। ठीक है। तो जैसे कोई चीज, किसी भी चीज पर क्या लगा रहे हैं हम, प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसी चीज पर क्या लगा रहे हैं, प्रतिबंध। तो किसी भी होटल वाले को बोल दे या किसी भी दुकान वाले को बोल दे कि 14 वर्ष के बच्चे को काम में मत लगा, ऐसे कर, वो कोनो नहीं माने, काबल लइका मन कम रेट में मिल जाते ऐसे की, है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही कानून बनेगा, बेटा अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे का अपन होटल में, अपन दुकान में रखे, तो सीधा दुकान क्या हो जाएगा, सील। अब वो डरेगा कि नहीं डरेगा। तो किसी भी चीज को अगर बंद करना है तो क्या लाना पड़ता है, कानून। तो बाल श्रम को बंद करने के लिए क्या लाया गया, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1988। क्या लाया गया, 1988। इस पर संशोधन किया गया और आया है 2004 का बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 2004। तो अभी बाल श्रम के लिए कौन सा अधिनियम चलता है, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 2004। क्लियर है। तो ये है कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने 7 अधिकार दिया हुआ था मूल संविधान में जी। कौन कौन सा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसमें से 3 हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। 4 बज गए हैं, जिसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।